नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को पूर्ण होने के 9 बड़े फैसलों के बारे में, जिसमें मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन पर आज हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को केंद्र में संपूर्ण बहुमत मिला और पहली बार कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा और उनकी पार्टी से केवल 44 सांसद ही चुने गए थे। नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर जितना प्यार और काम करने की आजादी मिली है वह बहुत ही कम प्रधानमंत्रियों को मिली है। तो चलिए बात करते हैं इन 9 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा लिए गए 9 बड़े फैसलों पर। तो बात करते हैं पहली योजना पर, जो कि मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान की थी। सत्ता में आने के बाद अपने पहले वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बड़ी योजनाएं मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पहली योजना का मकसद उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना था और दूसरी योजना का मकसद स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। मेक इन इंडिया का मकसद लाल फीताशाही को कम करना, विदेशी उद्योगों को भारत में निवेश कराने के लिए प्रोत्साहित करना और देश की जनशक्ति को रोजगार प्रदान करने की अनुमति देना था, जिस पर सरकार ने आगे बढ़ते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार भी खोल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के अपने अभियान में महिलाओं के लिए साफ सफाई और शौचालय को अहम मुद्दा बनाया था। साल 2014 में गांधी जयंती के दिन मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक कई लोगों ने झाड़ू उठाया। मोदी सरकार का दूसरा डिसीजन था नोटबंदी का। 8 नवंबर 2016 की रात नरेंद्र मोदी जी ने देश में 500 और 1000 रुपए के नोट का चलन बंद कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह कदम देश में भारी मात्रा में काले धन और हवाला लेन देन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, जिसके चलते देश भर के बैंकों और पोस्ट ऑफिस के बाहर भारी कतारें देखी गई। लोग घंटों नोट बदलने के लिए खड़े रहे, मगर नोटबंदी के बाद बाजार में आए 2000 रुपए के नोट से लेन देन आसान नहीं हुआ और इससे काले धन पर कितना नियंत्रण हुआ, इसका कोई निश्चित जवाब आज भी देना संभव नहीं है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी एक ऐतिहासिक फेलियर रहा है, मगर यह एक सच्चाई है कि नोटबंदी ने भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया है। इस फैसले को डिजिटल भुगतान क्रांति के रूप में भी देखा गया। मोदी सरकार का तीसरा फैसला था जीएसटी पर। टैक्स को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य विभिन्न किस्म के टैक्स को बदलकर एक ही टैक्स लागू करना था, मगर इसे लेकर स्टेट और सेंटर के बीच काफी तनाव रहा। अंत में जीएसटी में सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग स्लैब बना दिए गए। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था, लेकिन इसमें कई स्लैब होने और मौजूदा वैट के जारी रहने से जीएसटी की मूल घोषणा पर ही सवाल खड़े हो गए। मोदी सरकार का चौथा फैसला था ट्रिपल तलाक। मुसलमान व्यक्तियों के तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी को छोड़ देने की प्रथा को अदालत ने अवैध करार दिया, मगर मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून बना दिया। इस पर कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने तर्क दिया कि अदालत के फैसले के बाद इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर भाजपा की आलोचना भी की गई, लेकिन साथ ही इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा भी की गई कि मोदी ने वह किया जो कांग्रेस आज तक अपनी त्रुटिकरण की राजनीति के कारण नहीं कर सकी। आगे बात करते हैं पांचवें फैसले पर, जो कि आर्टिकल 370 CAA और एनआरसी पर था। कश्मीर को स्वतंत्र दर्जा दिलाने के लिए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को खत्म करना लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में था, जिसे 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा की और बाद में जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। हालांकि इस पर कहा जाने लगा कि केंद्र के इस फैसले से स्थानीय लोगों में कट्टरता का खतरा बढ़ा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि मोदी सरकार जम्मू एंड कश्मीर में शांति लाने में सफल रही है। वहीं मोदी सरकार की ओर से लाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गंभीर असर पड़ा, जिससे आसाम में हिंसा भड़क उठी। इस कानून में 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया, जो धार्मिक उत्पीड़न या भय के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, मगर इसमें मुसलमानों को शामिल न किए जाने के कारण इसे भेदभाव पूर्ण कानून कहकर इसकी आलोचना की गई।
सीएए के साथ एक और मुद्दा एनआरसी का भी था। एनआरसी केवल आसाम में लागू था, लेकिन अमित शाह ने कहा कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़े। हालांकि आसाम चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाने का आरोप लगाकर मोदी सरकार की आलोचना भी की गई थी। मोदी सरकार का छठा फैसला था कोविड लॉकडाउन और टीकाकरण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 2020 तक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि शुरुआती दिनों में इसका कोई इलाज नहीं था, तो इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए केवल एकमात्र तरीका था कि देश में लॉकडाउन लगाया जाए और बहुत से देशों ने यही किया और मोदी सरकार द्वारा भी यही फैसला लिया गया और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। कोविड के चलते देश में कई मौतें हुई और स्थिति यहाँ तक हो चुकी थी कि पूरे देश में भुखमरी के हालात हो गए थे। इस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर रिसर्च की गई, जिसमें भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की अहम भूमिका रही, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कोविड के दौरान दुनिया का औषधालय बनाया और वैक्सीन बनने के बाद इसे फ्री में लोगों तक पहुँचाया गया। मोदी सरकार का सातवां बड़ा फैसला नीति आयोग और सेंट्रल विस्टा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई नई चीजों की शुरुआत की तो कई पुरानी चीजों को बंद किया और कुछ पुरानी चीजों को नए रूप में सामने लाया। इसमें से दो उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। सन 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग बनवाया, जो देश में आर्थिक निर्णय लेने वाले सबसे बड़े सरकारी संस्थानों में से एक बन गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने ले ली और इसे केंद्र सरकार का सर्वोच्च थिंक टैंक माना जाता है। वहीं सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ रुपए की पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद परियोजना है, जिसमें दिल्ली में वर्तमान सांसद राजपथ और अन्य इलाकों का निर्माण अंग्रेजों ने किया था और मोदी सरकार इसके स्थान पर अब एक नया संसद भवन, एक नया सचिवालय और अन्य नई इमारतें बना रही है। हालांकि इस परियोजना पर कई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के साथ छेड़छाड़, नियमों में बदलाव, प्रस्तावित लागत से ज्यादा खर्च और कोविड काल में भी काम नहीं रोकने के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर मोदी सरकार का तर्क है कि एक नई सांसद और एक नए भारत के प्रतीक के तौर पर एक नए सेंट्रल विस्टा की जरूरत है। मोदी सरकार का आठवां फैसला कृषि कानून की घोषणा और उसकी वापसी रही। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के 9 साल के कार्यकाल में छोटे बड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा रहा जिसने सरकार को अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए 3 कृषि कानून लाए। इसका स्वागत उन लोगों ने किया जो वर्षों से कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की मांग करते रहे हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के किसानों ने, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया, जिस पर किसान महीनों तक दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे। इस पर सरकार ने किसानों की कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियों को दूर करने का वादा भी किया, लेकिन 15 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं लिखा, जिस पर किसानों ने कानूनों और सरकार को उन्हें लागू करने को रद्द करने पर जोर दिया। अंत में पंजाब और अन्य 4 राज्यों के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने खुद घोषणा की कि वह इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हम इन कानूनों के लाभों के बारे में किसानों को समझाने में विफल रहे। मोदी सरकार का 9वां बड़ा फैसला रहा उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना। 1 मई 2016 को मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसमें 3 साल में 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का वादा किया गया। सरकार ने 2021 के बजट में अतिरिक्त 1 करोड़ गैस कनेक्शन की घोषणा करते हुए फ्री गैस स्टोव और फ्री फर्स्ट सिलेंडर रिफिल कराने की घोषणा की। इसके साथ ही जनधन योजना में सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में देश के प्रत्येक नागरिक को वेल एडजस्ट करने के लिए जनधन योजना की शुरुआत की। सरकार की ओर से विभिन्न सब्सिडी के साथ साथ अन्य लाभ भी दिए गए, जैसे कि 1 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा इस खाते के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत नाम से एक योजना शुरू की, जो उन गरीब लोगों की मदद के लिए है जो बीमा का खर्च नहीं उठा सकते हैं, जिस पर मोदी सरकार ने कहा था कि यह योजना कार्ड धारकों को विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न उपचारों का मुफ्त में लाभ उठा सकेंगे। यह योजना कोविड काल में बहुत उपयोगी मानी जा रही थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और अन्य समस्याओं के कारण कई लोगों ने इसके तहत इलाज न मिलने की शिकायत की। तो दोस्तों, ये तो थे मोदी सरकार द्वारा लिए गए 9 बड़े फैसले। अब ऐसा नहीं है कि सरकार की इन योजनाओं की आलोचना नहीं की गई, लेकिन इन योजनाओं की गिनती मुख्य रूप से मोदी सरकार की सफल योजनाओं में होती है।
हालांकि ये 9 नहीं बल्कि उससे ज्यादा फैसले हैं जो मोदी सरकार द्वारा 2014 से लेकर अब तक लिए गए हैं। अब इनमें से कितने सफल रहे और कितने विफल, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताएं। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।